नमस्कार, ओम शांति। प्रिय दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है आओ चले सतयुग की ओर। में हमने जाना कि सतयुग में मूल्य आधारित समाज व्यवस्था किस प्रकार अपने श्रेष्ठतम स्वरूप में होगी। साथ ही हमने यह भी जाना कि यदि हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं तो हमें नैतिक मूल्यों को किस प्रकार स्वयं में लाना होगा और उसे लाने के लिए हमें कौन सा पुरुषार्थ करना होगा। जैसे कि दीदी जी ने हमें बताया कि हमें अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर जाकर 7 दिन का राज योगा मेडिटेशन कोर्स करना होगा। अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा विषय है कि उस सतयुगी दुनिया में, सतो प्रधान सृष्टि में राजनीति किस प्रकार होगी, प्रशासन कैसा होगा, साथ ही साथ वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी होगी। इस खूबसूरत विषय पर बात करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ उपस्थित है आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। दीदी जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। ओम शांति। दीदी जी, अब तक आपने हमें बताया कि सतयुगी उस महान सृष्टि में मूल्य आधारित समाज व्यवस्था किस प्रकार की होगी। तो अब हम अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपसे ये जानना चाहेंगे कि वहाँ का प्रशासन कैसा होगा। ओम शांति। सतयुग में प्रशासन का कार्य बहुत ही सरल होता है और पारदर्शक होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है, जो कि आज इस कलयुगी दुनिया में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वहाँ पर हर नागरिक की जो भी आवश्यकताएं होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, उसको बहुत ही ध्यान दे करके और बिना किसी भेदभाव के उनकी ज़रूरतों को समय पर पूरा किया जाता है, और वो भी एक बड़े ही प्यार भरे भाव से। ऐसे नहीं कि कोई एहसान कर रहे हैं किसी पर कि हम इनको दे रहे हैं, नहीं, दातापन की भावना से बहुत ही प्यार से उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। और वहाँ पर जो भी कार्य होते हैं, जैसे मान लो निर्माण का कार्य है, हाँ, या कहो कि निर्वाह का, जीवन निर्वाह के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं, या कहो कि वहाँ पर हमारे अन्न की उपज है, या महलों का जो निर्माण होता है, तो इसमें सभी लोग बहुत ही प्यार से मिलजुल करके सहकार्य करते हैं। मिलजुल करके, ये नहीं कि ये तो इसका काम है यही करेंगे, नहीं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। और उनके लेन देन में भी, जैसे खरीदारी करनी है कंस्ट्रक्शन के लिए या कोई भी कार्य के लिए, तो उनमें बहुत ही ईमानदारी होती है। और ईमानदारी के साथ साथ प्रशासन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि प्रशासनिक कार्य जो भी हैं वो एक परिवार की तरह चलता है। तो परिवार में जो होता है, जैसे स्नेह से, प्यार से, आत्मीयता से, अपनेपन की भावना से, तो उसी तरह से वो कार्य चलता है। और खास हर एक की जरूरतों पर ध्यान दिया जाता है कि इस समय किसकी क्या जरूरतें हैं, तो उस हिसाब से कार्य किया जाता है। और दूसरी बात, हर एक के गुणों को यूज किया जाता है, किसके अंदर क्या स्किल्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या उनकी अंदर की वो स्किल्स जो हैं वो कैसी हैं, तो उन सब विशेषताओं को यूज किया जाता है। मेन उसका ध्यान रखा जाता है ताकि हर एक को उसकी विशेषताओं को कार्य में लेने के लिए उसको आदर और सम्मान भी दिया जा सके। ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर टैलेंट है और वो यूज ना हो वहाँ, क्योंकि परफेक्शन इन लाइफ है, तो हर क्षेत्र में परफेक्शन है, तो इसीलिए सारे साधनों को भी यूज किया जाता है और साधनों की भी वहाँ कोई कमी नहीं है। साधन भी परिपूर्ण है और विशेषताएं भी परिपूर्ण हैं। और दूसरी बात, कोई स्वार्थ भाव नहीं है कि कोई स्वार्थ से काम किया जाए, नहीं, बल्कि एक दूसरे की विशेषताओं को बढ़ावा भी दिया जाता है। और करने वाले व्यक्ति भी बहुत ही बढ़ चढ़ करके
अपनी विशेषताओं को उस कार्य करने में जी जान से जुट जाता है। ये आज के प्रशासन में नहीं है। नहीं है, यहाँ तो जैसे ड्यूटी है, वहाँ एक दिल से कार्य करते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर प्रशासन चलाना बोझ नहीं लगता है, बिल्कुल आसान, सरलता से, सहजता से। और इसके साथ जैसे मैंने बताया कि एक परिवार की तरह है, तो परिवार में सदा ही शांति से कार्य होता है। और वहाँ क्योंकि हर व्यक्ति वहाँ दैवी गुण संपन्न है, तो इसीलिए हर कार्य भी वहाँ शांति पूर्वक होता है। कोई जल्दबाजी नहीं होती है, कोई टेंशन नहीं होती है, अपना आराम से सब कार्य सुचारू रूप से करते हैं, परफेक्शन से करते हैं। तो इस तरह से वहाँ प्रशासन की व्यवस्था होती है। बहुत अच्छा लगा दीदी प्रशासन के विषय में जानकर। अब हम जानना चाहेंगे, जैसे आज के समय में अर्थव्यवस्था बहुत अधिक ऊपर नीचे होती है, जिसके कारण व्यक्ति की मानसिक अवस्था भी खराब होती है। तो उस सतयुगी दैवी दुनिया में जो इतनी श्रेष्ठ होगी, जहाँ का प्रशासन इतना श्रेष्ठ होगा, वहाँ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार चलेगी? वहाँ पर पूरा ही राज्य, साम्राज्य एक ही विश्व महाराजा और विश्व महारानी के अंतर्गत चलता है, क्योंकि पूरा ही विश्व उनके अंडर में होता है। तो पूरा ही साम्राज्य उन्हीं की देखरेख में होता है। और दूसरी बात, जनसंख्या भी वहाँ धीरे धीरे वृद्धि होती है। जनसंख्या वृद्धि की दर जो है वो बहुत न्यूनतम होती है। मतलब एक एक आत्मा वहाँ ऊपर से उतरेगी तो बहुत ही विशेष होगी। तो इसीलिए वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि किसी को भाई बहुत अपना घर भरना है, और सबके घर में संसाधन भी भरपूर हैं, सब कुछ भरपूर है। माना जितना उनको चाहिए उससे कई गुना अधिक उनके पास रहता है। और जो अगर प्रशासन के कार्य में भी है, और मानो जैसे राज्य में कार्य करने के लिए, तो बहुत ही ट्रस्टीपन का भाव रहता है। ये तो सत्युग की आप पूछ रहे हैं। अगर मैं आपको चाणक्य के राज्य की भी बात कहूँ, तो चाणक्य के राज्य में भी हम सुनते हैं कि जब उनके पास कोई पर्सनल मिलने के लिए आया, पर्सनल उनका रिश्तेदार, रिलेटिव जो भी था, नोन टू था, तो वो सरकारी काम कर रहे थे उस समय, और उस समय दिया जलाने की रस्म होती थी। तो उन्होंने अपने उस रिश्तेदार को बोला कि आप 1 मिनट रुको। तो वो उस समय अपने कमरे में गए और अपना दिया जलाया और सरकारी दिया बंद किया। तो कहने का भाव है कि तब भी ट्रस्टीपन, कि ये सरकार का तेल नहीं जलाना है जब मेरा कोई पर्सनल कार्य है। तो पर्सनल कार्य में पर्सनल ही यूज होना चाहिए। और ये तो आप सत्युग की व्यवस्था के बारे में पूछ रहे हैं, तो सत्युग की अर्थव्यवस्था बहुत ही श्रेष्ठ होती है, जिसके कारण से वहाँ पर ट्रस्टीपन का भाव रहता है। तो ऊंच नीच तो है ही नहीं कोई कार्य में, सभी कार्य अच्छी तरह से किए जाते हैं, और सब कार्य में करने की विशेषता है, डिग्निटी है। कोई कार्य छोटा या बड़ा और ऐसा नहीं होता, और हर कार्य वो ऐसे करते हैं जैसे कि एक मनोरंजन के रूप से, वर्क एज ए प्ले, नॉट एज ए ड्यूटी। आज हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर अपने शरीर निर्वाह अर्थ कार्य भी करता है, तो भी बेमन से जा रहा है, दौड़ रहा है और कर रहा है। माना उसको एक टारगेट दे दिया गया है, उसे पूरा करने के लिए वो पूरा दिन लगाता भी है, लेकिन शायद उतना मन नहीं लगा पाता है। हाँ, क्योंकि वहाँ पर कोई ये सोच नहीं होती है कि ये मेरे को जीवन निर्वाह अर्थ कार्य करना है, क्योंकि वो वहाँ पर बिल्कुल संपन्न है,
संपन्न है, कार्य करना है, लेकिन ये नहीं कि इससे ही जीवन निर्वाह चलना है। तो इसीलिए उनकी भावनाएं बड़ी ऊंची होती हैं, श्रेष्ठ होती हैं, कार्य क्षमता इससे बहुत बढ़ जाती है और निस्वार्थ भाव जैसे होता है और बड़ों के प्रति रिगार्ड होता है, आज्ञाकारिता का भाव होता है। तो ये सब गुण जो है उनके गुणों में, उनके धारणाओं में समाविष्ट होती हैं। हाँ दीदी, वहाँ पे हमारी तरह जैसे पार्लियामेंट, हमारे लोकसभा आप देखते ही होंगे, हम भी देखते आए हैं बचपन से कि जब भी कोई बिल पारित होता है या कोई भी डिस्कशन होता है तो बहुत शोर शराबा होता है और स्पीकर उनको शांत कराते रहते हैं, आप शांत हो जाइए। हम मीरा जी को देखते थे, शांत हो जाइए। तो क्या वहाँ भी ऐसी कोई पार्लियामेंट होती होगी अर्थव्यवस्था को लेकर? ऐसा है कि वहाँ पर मैंने पहले भी बताया कि वहाँ पर नैतिक मूल्य अपने उच्चतम स्तर पर होते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि वहाँ पर कोई ऐसा बिल ही पारित नहीं होता है जो ऐसा कुछ वो हो, मतभेद हो। और वहाँ राजा का राजतंत्र चलता है, तो राजा ने जो हुक्म दे दिया और उसी हुक्म के प्रमाण ही सब राज्य सुचारू रूप से चलता है। और वहाँ कोई मंत्री आदि तो होते नहीं हैं। और राजा की बात मना जो छोटे राजा हैं वो बड़े प्यार और आज्ञाकारिता से हाँ जी करते हैं। और ना ही वहाँ कोई सिक्योरिटी होती है कि ना उनके कोई, यहाँ तो देखो मंत्री होते हैं, एक एक उस पे कितना खर्चा होता है सिक्योरिटी पे। और प्रोटोकॉल तो वहाँ पर भी होगा, छोटा राजा बड़ा राजा ये होगा, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसे उनकी सिक्योरिटी पे या ऐसे कुछ खर्चे वगैरह की बात नहीं होती है और कोई डर भी नहीं होता है। सारा साम्राज्य बड़े ही प्यार से चलता है, सुचारू रूप से चलता है, बड़ा ही प्यार से चलता है। और वहाँ कोई भी किसी प्रकार का नुकसान का डर नहीं है। जैसे सरकार कोई पैसा खर्च करती है कोई पुल बनाने में या कोई स्थान बनाने में, तो सोचती है कि मेरे पास इतना, और वहाँ टैक्स वगैरह होगा दीदी? वहाँ की क्या है, यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है हर 5 साल के बाद बदल जाती है। अच्छा। मेन बात क्या होती है कि वहाँ क्या है, राजतंत्र चलता है और राजा का ही राज्य सारी आयु चलना है। अच्छा। पहले भी चलना है, अब भी चलना है और बाद में भी चलना है। ऐसा तो है नहीं कि 4 साल 5 साल या 6 साल ही उसका चलना है। यहाँ तो जब तक सेट होते हैं, जब तक थोड़ा चलाते हैं, तब तक तो उनके उतरने का ही टाइम हो जाता है, नया निर्वाचन टाइम आ जाता है। वहाँ ऐसा नहीं होता है। अच्छा। तो इससे क्या होता है कि एक राजा को शुरू से लेके एंड तक सब पता होता है, तो जिसके कारण अनसर्टेनिटी नहीं रहती है कि पता नहीं कार्य होगा या नहीं होगा। बीच में तो शरीर छोड़ते नहीं होंगे? नहीं, वहाँ आयु ही 150 वर्ष है, अकाले मृत्यु वहाँ होती नहीं है, इसलिए निश्चिंत है। इसीलिए निश्चिंत होते हैं। किसी भी प्रकार का वहाँ पर डर भय नहीं रहता है कि हमारा राज्य चला जाएगा या हम कुछ अपने स्वार्थ के लिए अपना घर भर लें या ऐसा हो जाए। नो, भरपूर है और इनसिक्योरिटी नहीं है। इसीलिए वहाँ पर हर तरह की प्रशासन की व्यवस्था सुचारू रूप से राजा की सुपरविजन में, देख रेख में सब चलता है। बाकी कार्य तो हर एक का बटा हुआ होता है, डेलीगेशन ऑफ वर्क तो होता है। बहुत अच्छा लगा दीदी वहाँ की अर्थव्यवस्था और वहाँ के विषय में जान के, प्रशासन के विषय में जानकर। तो दीदी मैं ये जानना चाहूँगी, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि जब प्रशासन इतना श्रेष्ठ है, वहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी सुचारू रूप से चल रही है, तो क्या वहाँ राजनीति नहीं होती होगी? आज का वो समय है कि एक राजनीति शब्द सुनते ही लोगों के मन में क्या क्या भावनाएं आने लगती हैं। तो क्या वहाँ राजनीति शब्द होगा या फिर राजनीति में क्या क्या उसके अंतर्गत जो आता है वो कार्य वहाँ होते होंगे, उसके विषय में बताइए। जैसे वहाँ पर परमात्मा ने हमें बताया या दादियों ने जो भी साक्षात्कार में देखा कि एक ही विश्व महाराजन का साम्राज्य है और वो भी
किसका? जो सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और वो अपने राज्य को कितने प्यार से चलाते होंगे, क्योंकि राजा और प्रजा का वहाँ संबंध ऐसे जैसे परिवार की तरह होता है। और राजा भी प्रजा को बहुत प्यार करता है और प्रजा भी राजा को बहुत प्यार करती है। हाँ? मैं तो समझती हूँ कि ऐसा इतना प्यार करती है जैसे यहाँ पर हम कहते हैं मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, वहाँ कहेंगे मेरा राजा, प्यारा राजा, मीठा राजा। तो इतना प्यार जब उनके राज्य में, उनके दिल दिमाग में होता है, तो लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप जो है वो विष्णु का ही राज्य कहा जाता है वहां पर। तो विष्णु का राज्य अर्थात सुख शांति संपन्न साम्राज्य। और वहाँ राज दरबार में भी जब वो ताउसी तख्त पर बैठते हैं तो उस तख्त के पीछे भी विष्णु का चित्र अंकित होता है। अच्छा दीदी, जैसे हमारे अभी का वो समय है कि हमारा जो कोर्ट ऑफ आर्म्स है उसमें 3 शेर का चिन्ह है, बीच में नीचे अशोक का चक्र है, तो ऐसा क्या वहाँ की राजघराने में भी कोई चिन्ह होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि राज कारोबार की कोई ना कोई चिन्ह जरूर होता है। हाँ? कोई भी गवर्नमेंट की पेपर आया है गवर्नमेंट की तरफ से तो उसपे वो 3 शेर वाला चित्र अंकित होता है, तो हम कहते हैं सरकारी। हाँ? तो इसी तरह से वहां पर भी विष्णु का चित्र, विष्णु का चित्र कोर्ट ऑफ आर्म्स है वहां पर। तो हर जो दस्तावेज पे, सरकारी दस्तावेज जिसको कहें, राजा के यहाँ से कोई दस्तावेज आया है तो वहां पर वो चिन्ह अंकित होता है। और ये गद्दी, ये जो राज्य है ये 8 गद्दी ऐसे ही चलती हैं। पूरा ही सतयुग दीदी? पूरा ही सतयुग 8 गद्दी के रूप में चलता है, इसीलिए सतयुग के 8 जन्म होते हैं। अच्छा। और हर एक राजा रानी का नाम, महाराजा महारानी का नाम श्री नारायण और श्री लक्ष्मी ही होता है। अच्छा। ये नाम कोई और आम जनता के नाम पर नाम नहीं हो सकते हैं। अच्छा। ये उन्हीं के ही नाम होते हैं। और ये गद्दी एक दूसरे के जैसे राजा, हाँ, ये राजा महाराजा अपने बच्चे को ही ये गद्दी पर बिठाता है। वहाँ कोई चुनाव नहीं होते हैं। अच्छा। वहाँ क्योंकि राजतंत्र है तभी उसे राजकीय दस्तावेज माना जाएगा। जैसे यहाँ पर कोई भी राजकीय दस्तावेज होते तो त्रिमूर्ति शेर वाला चिन्ह जिसके नीचे लिखे रहता है कि सत्यमेव जयते, अशोक का चक्र भी होता है, तो उसी तरह से वहाँ विष्णु का चित्र अंकित रहता है हर चीज पर। तो इसीलिए वो साम्राज्य ही इतना सुंदर होता है। और वहां पर 8 पीढ़ी तक ये जो राज्य है शाही साम्राज्य चलेगा। शाही साम्राज्य पूरी 8 पीढ़ी माना 150 वर्ष तक ये राज्य चलता है। और इस राज्य में हर एक कोई वर्क तो करता है, काम तो करता है, परंतु उसे अपने पद के आधार से सम्मान बहुत मिलता है। 150 वर्ष एक राजा का राज्य चलेगा? हाँ, 150 वर्ष तक, क्योंकि आयु है ना 150 वर्ष, तो वो तो माँ बाप का जो बच्चा होगा उसकी गद्दी आगे चलेगी। तो इसी तरह से 8 पीढ़ी चलता है। 8 पीढ़ी, 8 जन्म ये राज्य चलता है। वहाँ के राज्य का जैसे यहाँ पे राज्य की सीमाएं होती हैं, ये मध्य प्रदेश है, ये गुजरात है, ये यूपी है, तो इस सीमाओं के आधार से ही हमें पता चलता है। जैसा कि आपने हमें पहले बताया कि विश्व महाराजन एक होगा और उसके अंतर्गत कार्य करने वाले विभिन्न राजाएं होंगे,
तो क्या वहाँ सीमा की पहचान के लिए या सीमाओं की रेखाएं होंगी कि आप हमारी सीमाओं में नहीं जाइए? आज के समय में ऐसी समस्याएं बहुत आती हैं। वहाँ पर कोई सीमाएं नहीं होती हैं, क्योंकि पूरा ही साम्राज्य एक है। विश्व महाराजन के अंतर्गत ही सारा साम्राज्य चलता है, तो सीमा रेखा की कोई बात ही नहीं होती है। बाकी हाँ, वहाँ की जो भौगोलिक विशेषता है, जो गुण हैं, जो वहाँ की विशेषताओं, जैसे कोई चीज ज्यादा निकलती है कहीं से, तो उस आधार पर वहाँ पर बांटा जाता है, डिवीजन होता है। बाकी ऐसा नहीं है कि इस राज्य का उस राज्य में नहीं जा सकते या कोई टोल टैक्स देना होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दीदी, आपने हमें वहाँ की राजनीति के विषय में बताया, अर्थव्यवस्था के विषय में बताया और प्रशासन के विषय में भी हमें बहुत सारी नई बातें पता चली। और हमें लगता है हमारे दर्शकों के मन में भी बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि इतनी श्रेष्ठ दुनिया में जाने के लिए, इतने सुचारू रूप से और इतने व्यवस्थित रूप से राज्य करने वाले राज्य में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, वो हमें आप बताइए। हमें भी यहाँ पर ये राजयोग जो हम कहते हैं कि सीखना है, तो ये राजयोग सीख करके और उस राज्य में चलने के लायक बनना है। क्योंकि किसी का पद अभी निर्धारित नहीं हुआ है। चाहे तो अभी भी राजा भी बन सकते हैं, महाराजा भी बन सकते हैं, शाही घराने में भी आ सकते हैं और उसका पूरा आनंद ले सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर ही ये पढ़ाई करनी है। इस पढ़ाई को अच्छी तरह से जीवन में उतारना है। कौन सी पढ़ाई दीदी? ये राजयोग की जो पढ़ाई है कि अपने स्व का राजा बनने की, स्वयं की कर्म इंद्रियों का राजा बनने की जो पढ़ाई है, वो अभी ही हमें यहाँ पर करनी है। अच्छा। आप चाहें तो आप भी राजा बन सकते हैं, राजाई हासिल कर सकते हैं, क्योंकि भगवान कोई भेदभाव से नहीं पढ़ा रहा है। अच्छा। यहाँ एक ही क्राइटेरिया है, जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। ये परमात्मा का स्पिरिचुअल लॉ है, प्रिंसिपल है। हाँ? तो ये कर्म फिलॉसफी का भी बेस है। ये जो हम सत्यों की बातें कर रहे हैं, भगवान किसी को नहीं देता है, भगवान सिर्फ गाइड करता है और करना हमें खुद ही पड़ता है। क्योंकि अगर इंद्रियों को जीतना तो मुझे जीतना है ना, अगर वाणी मीठी बोलनी है तो मुझे ही बोलनी है ना। हाँ, इस नैनों को पवित्र बनाना है तो मुझे ही बनाना है ना। तो परमात्मा हमें गाइड करते हैं, लेकिन करना हमें खुद ही पड़ता है। यहाँ पर मैं एक बात और भी बता देना चाहूंगी कि वहां पर जो आपने राजनीति की बात कही, तो राजनीति में जब शाही दरबार लगता है तो उसमें 16,000 से भी अधिक राजे महाराजे भी बैठते हैं। अच्छा। हाँ, और वहाँ पर जो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जैसे यहाँ पर तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिस्कशन होता है। वहाँ ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, क्योंकि हर आत्मा ही वहाँ पर सर्वगुण संपन्न होती है। तो प्रॉब्लम वाले केस तो होते ही नहीं है। बाकी हाँ, किस राज्य में, किस स्टेट में क्या चीज की उपज ज्यादा है, कोई खाने कहाँ पर ज्यादा हैं, तो उसको किस तरह से एक राज्य से दूसरे राज्य को लाभान्वित किया जा सके। जैसे कहीं सोना अधिक है, कहीं सोना अधिक है, कहीं कुछ ज्यादा, हाँ हाँ, तो कहीं उपजाऊ अधिक वो है। तो इस तरह से एक परिवार की तरह जहाँ पर जो ज्यादा होता है, क्योंकि विश्व महाराजन को सारा ही राज्य, सारा ही साम्राज्य प्यारा है। तो जैसे आपके पास ये चीज ज्यादा है तो आप इनको दे दो, आपके पास ये चीज ज्यादा तो आप इनको दे दो। तो इस तरह से राज दरबार में बहुत ही मीठे प्यार से ये साम्राज्य चलता है। दीदी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा आज की हमारी इस चर्चा में हमने जाना कि वो मूल्यनिष्ठ समाज में किस प्रकार से आदर्श अर्थव्यवस्था, आदर्श राजनीति और प्रशासन का कार्य चलेगा। इस संपूर्ण चर्चा में हमने एक मुख्य बात को जाना कि उस सतयुगी श्रेष्ठ दुनिया में चलने के लिए हमारे अंदर नैतिक मूल्यों का, जीवन मूल्यों का विकास बहुत आवश्यक है और उसकी स्थापना हमको अभी करनी होगी, जिसको परमात्मा ने बताया है संगम युग, जो अभी चल रहा है। इस संगम युग पे यदि हमने अपने मन पर स्वयं पर राज्य करना सीख लिया तो निश्चित ही हम उस स्वर्णिम दुनिया में एक ऊंच पद को प्राप्त करेंगे। तो यदि आप भी अपने जीवन में इन सुंदर नैतिक मूल्यों को लाना चाहते हैं, अपने जीवन में एक आदर्श व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत आपको आज से ही करनी होगी। तो आप अपने नज़दीकी सेवा केंद्र से संपर्क करें। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में राजयोगा मेडिटेशन निःशुल्क सिखाया जाता है। आप जाएं और 7 डेज के राजयोगा मेडिटेशन को सीखते हुए अपने जीवन में नैतिक मूल्यों का विकास करें। अब आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।